हमारे प्रिय विद्यार्थियों को सादर नमस्कार। मित्रों, कल आपका उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम यूके बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सैंपल पेपर को हल करेंगे। ये सैंपल पेपर सेट दूसरे वाला सेट है। पहले सेट का वीडियो मैं पहले ही यूट्यूब अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, आपको मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा, सर्च कीजिएगा। तो आज के इस जो ये वीडियो है, इस सैंपल पेपर से आपको बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों का पैटर्न समझने में काफ़ी मदद मिलेगी और बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं सैंपल पेपर को। पूरा समाधान आपको, पूरा सैंपल पेपर का हल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, इस जो पेपर है, पेपर में 26 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न 1 जो है बहुविकल्पीय होगा और प्रश्न संख्या 2 से 7 तक आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका एक निश्चित उत्तर होगा, मतलब छोटे छोटे उत्तर होंगे। प्रश्न संख्या 8 से 12 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है, 13 से 20 तक का 100 शब्दों में उत्तर देना है और 21 से 25 तक का 150 शब्दों में उत्तर देना है। 26 वाला जो है आपका केस स्टडी या स्रोत पर आधारित प्रश्न होंगे। शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। प्रश्न संख्या 1 है, रूस के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम राष्ट्रवादी भावनाओं एवं संप्रभुत्व की इच्छा का उभार देखा गया? तो मित्रों, ये जो इसका पहले वाला उत्तर होगा लिथुआनिया। सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया के दौरान बाल्टिक गणराज्य, विशेष रूप से जो लिथुआनिया है, वह पहला गणराज्य था जिसने मार्च 1990 में खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। यहाँ से ही सोवियत संघ के भीतर राष्ट्रवादी आंदोलनों और संप्रभुता की लहर ने जोर पकड़ा था, जो अंततः सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि ब्रेग्जिट शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन, तो ये ब्रिटेन के यूरोपीय संघ के बाहर होने से संबंधित है, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन विश्व सुरक्षा के खतरे में नए स्रोत में शामिल नहीं है। तो शामिल क्या नहीं है? देश की सीमाओं पर आक्रमण, ये समकालीन विश्व सुरक्षा के खतरे में नए स्रोतों में शामिल नहीं है। समकालीन विश्व में सुरक्षा के नए खतरों में आतंकवाद शामिल है, वैश्विक उष्णता शामिल है, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग और महामारियां जो हैं ये आती हैं। सीमाओं पर सैन्य आक्रमण ये पारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में के हरित संगठन ने गरुड़ एवं अन्य शिकारी पक्षियों को बचाने हेतु विशेष अभियान शुरू किया था? वो फिलीपींस के लोगों ने किया था, हरित संगठनों ने किया था। फिलीपींस इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का श्रीलंका के किस हिस्से में नियंत्रण था? तो ये उत्तर पूर्व हिस्से में नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम आम चुनाव में निम्न में से किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी? तो ये केरल में बनी थी। और यद्यपि भारत का जो प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, लेकिन 1957 के विधानसभा चुनाव में केरल में ये ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1956 में ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले में किस देश पर आक्रमण किया था? तो 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसके विरोध में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण किया था। तो ये मिस्र जो है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस विरासत में 1948 में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ था? तो ये मणिपुर में है। यहाँ पर महाराजा बोलचंद्र सिंह ने जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए थे, जिसके बाद वहां संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ।
प्रश्न संख्या 1 के जो अगले दो खंड हैं उसमें कथन, अभिकथन ए और कारण ए आर दिया गया है, उसमें चिन्हित किया गया है। वहां पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उनको चुनकर सही उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, यदि आपके ए आर दोनों सही हैं तो, और आर ए की सही व्याख्या करता है तो पहला विकल्प चुनना है। और यदि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है ए का सही उत्तर नहीं बताता है तो दूसरा आपको सही करना है। और यदि ए सही है परंतु आर गलत है तो तीसरा उत्तर सही करना है। और यदि ए और आर दोनों गलत हैं तो आपको चौथा आंसर चॉइस करना है। अब आता है हमारा अभिकथन ए। 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर जे एंड के एक राजसी विरासत थी, बिल्कुल सही है, ए वाला सही है। ठीक है, फिर आता है कारण आर। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, ये भी सही है। लेकिन ये आर वाले का व्याख्या नहीं करता, जो आर वाला सही है ना उसका कारण नहीं है। ये आर वाला जो है ए का कारण नहीं है। कहने का मतलब है कि हरि सिंह स्वतंत्र तो रहना चाहते थे लेकिन यह जम्मू कश्मीर के रियासत होने का कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि सेकंड वाला, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह से इसको लिखिएगा। दूसरा अभिकथन, इसमें एक अभिकथन ए है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है और कारण दे रखा है उसका कि वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार हैं। बिल्कुल दोनों सही हैं, दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो पहले वाला ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण का कौन सा प्रभाव है। तो मैकडोनाल्डीकरण जो है वो वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव है, इतना आप उत्तर लिख देंगे। ठीक है, यह वैश्विक स्तर पर स्थानीय संस्कृतियों के स्थान पर पश्चिमी संस्कृति, विशेषकर अमेरिका के खान पान को और जीवन शैली के प्रसार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान की केंद्रीय सरकार के गठबंधन राजग का पूरा नाम क्या है। तो राजग या एनडीए बोलते हैं। तो जो एनडीए राजग का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा जूम करके, ये इसका आंसर आप लिखिएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अंग्रेजी में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा साहनी केस क्यों प्रसिद्ध हुआ। तो ये आपको जरूर याद रखना है, इंदिरा साहनी केस। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 केस मुख्य रूप से ओबीसी आरक्षण के संवैधानिक वैधता के लिए प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये जो है इस फैसले में, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की सिफारिशों को बरकरार रखा और क्रीमी लेयर की अवधारणा को पेश किया। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इंदिरा साहनी वाज यूनियन ऑफ इंडिया 1992 भारत में आरक्षण नीति से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय के कारण प्रसिद्ध हुआ। यहां तक आप उत्तर लिख देंगे, एक ही नंबर वाला है। अगर थोड़ा 2 नंबर वाला है तो आगे भी लिखेंगे। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया और साथ ही न्यायालय ने क्रीमी लेयर की अवधारणा प्रस्तुत की तथा कुल आरक्षण सीमा 50% निर्धारित की। इस निर्णय ने भारतीय राजनीति, सामाजिक न्याय की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। प्रश्न 1 नंबर में आता है तो छोटा उत्तर लिखिएगा, 2-3 नंबर में आता है तो बड़ा उत्तर लिखिएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के लोकतांत्रिक चुनाव में पहली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी, पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी सबसे पहली। तो केरल में बनी 1957 में। तो ये चीज आप इतना छोटा उत्तर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1991 में राजीव गांधी की हत्या किस उग्रवादी संगठन द्वारा की गई थी। तो लिट्टे द्वारा की गई थी, इतना भी लिख दोगे लिट्टे तो बहुत है।
और अगर पूरा लिख दोगे लिट्टे और फिर LTTE लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये पूरा लिख दोगे, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा देंग सियाओपिंग या अंग्रेजी में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं द्वारा 1978 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुक ईस्ट नीति भारत में कब अपनाई गई और इसके द्वारा किन देशों से भारत के आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई? इसका उत्तर हो जाएगा भारत ने लुक ईस्ट नीति 1991 PV नरसिंह राव के कार्यकाल में अपनाई। इसके माध्यम से भारत ने आसियान देशों जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया आदि के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के किन्हीं दो वैश्विक कारणों का उल्लेख कीजिए। तो दो वैश्विक कारण एक आप लिख देंगे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। तो पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र का जल स्तर बढ़ना। दूसरा आप लिख सकते हैं ओजोन परत का क्षरण। तो वायुमंडल में ओजोन परत के पतले होने से हानिकारक पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी तक पहुंचना जो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता पर दो तर्क प्रस्तुत करें। इसमें पहला हो जाएगा विवाद समाधान। यह विश्व भर के देशों के बीच संघर्षों को रोकने और शांति स्थापना अभियानों के लिए एक आवश्यक मंच प्रदान करता है। नंबर 2 हो जाएगा वैश्विक सहयोग। महामारी, आतंकवाद और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को एक साथ लाने और समाधान खोजने में इसकी भूमिका अभी भी अपरिहार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के बुनियादी अर्थ प्रवाह को आप किस रूप में देखते हैं? उदाहरण से दो उदाहरण आपको देने हैं। तो इसमें हो जाएगा वैश्वीकरण में प्रवाह का अर्थ है सीमाओं के आर पार वस्तुओं, सेवाओं, लोगों, पूंजी और विचारों का अबाध आवागमन। इसमें दो उदाहरण आप दे सकते हैं। पहला जो उदाहरण एक है इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान। दूसरा उदाहरण हो जाएगा एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार। अगला प्रश्न हमारा है कि विकेंद्रित नियोजन केंद्रित नियोजन से किस प्रकार भिन्न है? किन्हीं दो अंतरों का उल्लेख कीजिए। तो पहला हम लिखेंगे निर्णय प्रक्रिया। तो केंद्रीकृत नियोजन में निर्णय ऊपर केंद्र सरकार से लिए जाते हैं। देखिए केंद्रीकृत है तो केंद्र सरकार से निर्णय लिए जाते हैं, जबकि जो विकेंद्रीकृत है तो विकेंद्रित नियोजन में स्थानीय निकायों जैसे पंचायत, नगर पालिका की भागीदारी होती है। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा जो इनका उद्देश्य है तो केंद्रीकृत का जो मुख्य उद्देश्य राज्य का विकास होता है, जबकि विकेंद्रीकृत है उसका उद्देश्य स्थानीय जरूरतों और संसाधनों के अनुरूप विकास सुनिश्चित करना होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है साझी संपदा लेकिन जिम्मेदारी इस अलग अलग इसकी व्याख्या करनी है। तो साझी संपदा लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग, ये अवधारणा कहां से आई? तो ये अवधारणा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाई गई थी। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा करना पूरे विश्व की सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन जो विकसित देश हैं, लेकिन विकसित देशों ने औद्योगिक विकास के दौरान अधिक प्रदूषण फैलाया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी पैसे और तकनीक के मामले में विकासशील देशों से ज्यादा है, अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की प्रक्रियाओं एवं ढांचे में सुधार हेतु यूएनओ के महासचिव कोफी अन्नान के द्वारा क्या सुझाव दिए गए? उल्लेख कीजिए। तो कोफी अन्नान ने सुझाव दिया था नंबर 1 सुरक्षा परिषद की सदस्यता में विस्तार किए जाए, मतलब जो सुरक्षा परिषद है उसकी सदस्य बढ़ाए जाएं। दूसरा मानवाधिकारों, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए आयामों को
शामिल किया जाए। फिर तीसरा, संगठन की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के प्रथम 3 आम चुनाव कांग्रेस प्रभुत्व के दौरान के चुनाव थे, तो इसके बारे में बताना है। तो 1952, 1957 और 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत हुई। इसका तर्क है, इसका मतलब क्यों प्रभुत्व था, उसका कारण है कि कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और नेहरू जैसा लोकप्रिय नेतृत्व प्राप्त हुआ था। दूसरा, कि जो विपक्ष था, विपक्ष बिखरा हुआ था और उसका कोई मजबूत संगठनात्मक आधार नहीं था। अगला हमारा प्रश्न है कि यूरोपीय मुद्रा यूरो की आर्थिक शक्ति की तुलना अमेरिकी डॉलर से करते हुए इसकी वैश्विक भूमिका पर विश्लेषण करना है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यूरो है क्या। तो यूरो यूरोप के अधिकांश देशों की साझी मुद्रा है। यह अमेरिकी डॉलर की आर्थिक शक्ति को चुनौती देता है और डॉलर के बाद यूरो दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आरक्षित मुद्रा है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के वर्चस्व को कम करने और एक बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा हटाओ बनाम गरीबी हटाओ की राजनीति क्या 1969 के कांग्रेस विभाजन का परिणाम थी? व्याख्या कीजिए। तो 1969 में कांग्रेस का विभाजन पार्टी के अंदरूनी शक्ति संघर्ष का परिणाम था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर जनता का समर्थन प्राप्त किया, जबकि उनके विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। तो यह विभाजन पार्टी के वैचारिक और सत्ता के अंतर्विरोधों का नतीजा था, जिसने कांग्रेस की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया था। अगला प्रश्न है, मैं समझ गया आपातकाल एक तानाशाही निरोधक टीका था। इससे दर्द हुआ और बुखार भी आया, लेकिन अंततः हमारे लोकतंत्र के भीतर क्षमता बढ़ी। इस कथन की व्याख्या अपने शब्दों में करना है। तो भारत में 1975 में घोषित आपातकाल को, इमरजेंसी को कई विद्वान लोकतंत्र की कठिन परीक्षा मानते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल में नागरिक स्वतंत्रताएं समाप्त हुई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इससे लोकतंत्र को दर्द और बुखार जैसा अनुभव हुआ। परंतु 1977 में चुनाव कराए गए और जनता ने सत्ता परिवर्तन किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि भारतीय लोकतंत्र में आत्म सुधार की क्षमता है। जनता की जागरूकता बढ़ी, संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा मजबूत हुई और इस प्रकार आपातकाल ने लोकतंत्र को कमजोर करने के बजाय दीर्घकाल में अधिक परिपक्व बनाया। अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग की सिफारिशों ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय की, मूल्यांकन कीजिए। तो मंडल कमीशन की सिफारिशें 1990 में लागू की गई, जिनमें पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्रदान किया गया। इससे सामाजिक न्याय की राजनीति को बल मिला। 90 के दशक में राजनीति जाति आधारित पहचान और सामाजिक प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर केंद्रित हो गई। कई क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आए। राष्ट्रीय दलों में राजनीति गठबंधन युग का प्रारंभ हुआ। यद्यपि इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला, परंतु जातीय ध्रुवीकरण भी इसमें बढ़ा। अतः यह कहना उचित है कि मंडल आयोग ने भारतीय राजनीति की दिशा और स्वरूप दोनों को गहराई से प्रभावित किया। हमारा 20वां प्रश्न है कि 1989 के बाद कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय के कारण को स्पष्ट कीजिए कि कांग्रेस का पतन क्यों हुआ और भाजपा का अभ्युदय कैसे हुआ। तो 1989 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रभुत्व घटने लगा। इसके प्रमुख कारण थे भ्रष्टाचार के आरोप जैसे बोफोर्स कांड, संगठनात्मक कमजोरी और क्षेत्रीय दलों का उदय। वहीं दूसरी ओर जो है, भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को प्रमुखता दी। सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच भाजपा का जनाधार बढ़ा। गठबंधन राजनीति के दौर में भाजपा एक मजबूत राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभरकर सामने आई।
अगला प्रश्न है हमारा 21वां कि शॉक थेरेपी जनता को उस आनंद लोक तक ले गई, परिणामों की चर्चा कीजिए। ये शॉक थेरेपी, इसको भी ढंग से आप समझ लीजिए कि शॉक थेरेपी का प्रयोग सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और अन्य गणराज्यों में किया गया। इसका उद्देश्य था तेजी से बाजार अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी उद्योगों का निजीकरण हुआ, मूल्य नियंत्रण हटाए गए और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। परंतु इससे महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता बढ़ी। आम जनता को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इससे रूस में आर्थिक शक्ति कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सिमट गई। हालांकि दीर्घकाल में बाजार व्यवस्था स्थापित हुई, परंतु प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक सुरक्षा कमजोर हुई। इसलिए कहा जाता है कि शॉक थेरेपी ने अपेक्षित आनंद लोक नहीं दिया, बल्कि संक्रमण काल में व्यापक पीड़ा उत्पन्न की। अब यहां से आपको, जैसे 21वां प्रश्न है, आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता तो यहां पर और अथवा करके दूसरा दिया गया है। आपको यही नहीं आता तो दूसरे वाला यहां पर ये वाला प्रश्न आप कर सकते हैं। तो ऐसे अगले प्रश्नों में विकल्प दिए गए हैं। तो प्रश्न है कि मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा आर्थिक सुधार के लिए ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसी नीतियों सोवियत संघ के विघटन का कारण कैसे बनी? आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो गोर्बाचेव ने 1985 के बाद ग्लासनोस्त, खुलापन और पेरेस्त्रोइका पुनर्गठन की नीतियां लागू की। ग्लासनोस्त से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ी और सरकार की आलोचना खुलकर होने लगी। पेरेस्त्रोइका के तहत आर्थिक सुधारों का प्रयास किया गया, परंतु इससे अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई। इन सुधारों से गणराज्यों में राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल हुई और वे अधिक स्वायत्तता की मांग करने लगे। अंततः 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सुधारों का उद्देश्य व्यवस्था को मजबूत करना था, परंतु कमजोर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह विघटन का कारण बन गया। 22वां प्रश्न हमारा है कि वर्तमान परिदृश्य में भारत पाकिस्तान के संबंधों की व्याख्या कीजिए। इसको तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में। तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, आप इसको बड़ा करके लिख लीजिएगा। तो इंडिया और पाकिस्तान के संबंध 1947 के विभाजन के बाद से तनावपूर्ण रहे हैं। कश्मीर मुद्दा, सीमा पार आतंकवाद और युद्ध, 1947 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और फिर कारगिल 1999 का युद्ध प्रमुख कारण रहे। बात करते हैं वर्तमान परिदृश्य में भी संबंधों में अविश्वास बना हुआ है। 2019 के बाद कूटनीतिक संवाद सीमित हो गया। हालांकि संघर्ष विराम समझौते जैसे प्रयास हुए, परंतु स्थायी शांति के लिए विश्वास निर्माण और आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। और पूरी दुनिया जानती है कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संवाद और सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इसमें भी अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया है, आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला कीजिए। प्रश्न है भारत के पड़ोसी देशों के संबंध अच्छे एवं खराब दोनों रहे, क्या सार्क ने आपसी संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? विवेचना कीजिए। मित्रों, ये 5 अंकों का प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा उत्तर लिखना होगा। मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ, आप उसको उत्तर को थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जिसको बोलते हैं, सार्क की जो स्थापना हुई 1985 में दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने से के उद्देश्य से की गई थी। इसके जो सदस्य देशों में इंडिया, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और बाद में अफगानिस्तान शामिल हैं। सार्क ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आपदा प्रबंधन और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय मंच उपलब्ध कराने में इसकी भूमिका सकारात्मक रही। किंतु भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव और आतंकवाद जैसे मुद्दों के कारण सार्क की प्रभावशीलता सीमित रही। कई शिखर सम्मेलन स्थगित करने पड़े।
कहा जा सकता है कि सार्क ने सहयोग का ढांचा तो प्रदान किया, परंतु राजनीतिक विवादों के कारण यह क्षेत्रीय संबंधों को अपेक्षित स्तर तक सुधारने में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। 23वां प्रश्न है 23, समकालीन वैश्विक सुरक्षा को खतरे के नए स्रोतों ने किस प्रकार प्रभावित किया, भारत के संदर्भ में व्याख्या करनी है। ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा। समकालीन सुरक्षा की अवधारणा अब केवल सैन्य हमलों तक सीमित नहीं है, अब खतरे अधिक व्यापक और जटिल हैं। इसमें पहला है आतंकवाद। यह समकालीन सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है और भारत के संदर्भ में बात की जाए तो सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद देश की आंतरिक शांति और स्थिरता के लिए निरंतर चुनौती बना हुआ है। दूसरा जो है वो है जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, मानसून की अनिश्चितता और समुद्र का बढ़ता हुआ जल स्तर भारत जैसे कृषि प्रधान देशों के लिए अस्तित्व का संकट है। यह खाद्य और जल सुरक्षा को प्रभावित करता है। तो इसी तरह से आप जो ये 5-5 नंबर वाले प्रश्न हैं इनको हेडिंग डाल के लिखिएगा। अगला हेडिंग इसमें हो जाएगा महामारियां और स्वास्थ्य सुरक्षा। तो कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारियां दिखाती हैं कि वायरस किसी सीमा को नहीं पहचानते। भारत को अब अपनी स्वास्थ्य संरचना को सुरक्षा के एक हिस्से के रूप में देखना पड़ रहा है। फिर आप अगला हेडिंग लिख सकते हैं साइबर सुरक्षा। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रसार के साथ डेटा की चोरी और सरकारी पोर्टलों पर साइबर हमले राष्ट्र की सुरक्षा के लिए नई चिंता बन गए हैं। अंत में आप लिख सकते हैं निष्कर्ष, भारत के संदर्भ में ये खतरे पारंपरिक सुरक्षा सेना से अलग हैं। इन्हें केवल हथियारों से नहीं रोका जा सकता, बल्कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मजबूत कूटनीति और तकनीकी स्वावलंबन की आवश्यकता है। इसमें भी अथवा करके नया यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, अथवा वाला प्रश्न है। यहाँ पर वर्तमान विश्व में सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में से बड़ी चुनौती सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के रूप में दिखलाई दी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूं। पारंपरिक धारणा के बारे में आप लिखेंगे, यह मुख्य रूप से बाहरी सैन्य खतरों और क्षेत्रीय अखंडता पर केंद्रित है, जैसे युद्ध और आक्रमण। दूसरा आप लिख देंगे अपारंपरिक धारणा मानव सुरक्षा। आज के दौर में जलवायु परिवर्तन, महामारी जैसे कोविड-19, गरीबी, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे खतरे मानवता के लिए अधिक घातक हैं। ये खतरे किसी देश की सीमाओं को नहीं देखते। इन खतरों को केवल सेना के दम पर नहीं रोका जा सकता, अतः सुरक्षा की परिभाषा अब देश की सुरक्षा से बढ़कर मानव सुरक्षा हो गई है। हमारा 24वां प्रश्न है कि आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन भाषा विवाद का केंद्र रहा। इस संदर्भ में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग बहुत तेज हुई। भाषा के आधार पर राज्य गठन की, इस भाषा वाला एक अलग राज्य, दूसरी भाषा वाला अलग राज्य। तो सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? आप ये बड़े प्रश्नों को हेडिंग डालकर जरूर लिखें। तो भाषाई आधार पर पुनर्गठन आयोग ने स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाएं इस तरह तय की जानी चाहिए कि विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोगों की सीमाओं का ध्यान रखें। दूसरी जो सिफारिश थी वो है एकीकृत भारत की। तो आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। भाषाई पहचान के बावजूद देश की एकता, सुरक्षा और वित्तीय आत्मनिर्भरता सर्वोपरि थी। तीसरी जो सिफारिश थी प्रशासनिक दक्षता। राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए करने का सुझाव दिया गया। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसमें भी अथवा करके प्रश्न दिया गया है। आपको अगर ये नहीं आता तो आप ये वाला कर लीजिए, जो आपको आए वो कीजिएगा। और भारत के विभाजन की प्रक्रिया में विभाजन के परिणाम तत्कालीन भारतीय नेताओं की सोच से परे था। उक्त संदर्भ की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए।
तो 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत विभाजन एक ऐतिहासिक और दुखद घटना थी। प्रारंभ में भारतीय नेताओं को विश्वास था कि देश का विभाजन टाला जा सकता है, लेकिन परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर हो गई, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश का निर्माण हुआ, देश बना। बात इसके परिणामों की करें तो विभाजन के परिणाम अत्यंत गंभीर थे। लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और लाखों लोग सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए। शरणार्थी समस्या हुई, आर्थिक कठिनाइयां आई और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार विभाजन की प्रक्रिया और उसके परिणाम उस समय के नेताओं की कल्पना से कहीं अधिक गंभीर सिद्ध हुए। 25वां प्रश्न हमारा है, अनेक प्रयासों एवं आपसी समझौते के बाद भी कश्मीर की समस्या जस की तस बनी हुई है। उपर्युक्त कथन की सविस्तार व्याख्या करें। तो बात करें कश्मीर समस्या की, तो कश्मीर समस्या का अनसुलझा रहना कई ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों का मिश्रण है। इसमें पहला हेडिंग आप डालेंगे विवाद की जड़। विवाद की जड़ क्या है? 1947 में महाराजा हरि सिंह का विलय पत्र और उसके बाद पाकिस्तान द्वारा कबायली आक्रमण ने इसे विवादित बनाया और पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय में ले गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीयकरण, इसको हेडिंग डाल देंगे। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर इसे एक स्थायी विवाद बना दिया, अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया इसका। अगला हम हेडिंग डालेंगे विश्वास का संकट। समय समय पर हुए समझौते जैसे शिमला समझौता 1972 और शांति प्रयासों के बाद भी दोनों देशों के बीच निरंतर अविश्वास और सीमा पार आतंकवाद ने किसी भी दीर्घकालिक समाधान को बाधित किया। भारत का रुख है कि यह पूर्णता, भारत कहता है कि यह पूर्णता उसका आंतरिक मामला है, जबकि पाकिस्तान इसे विभाजन का अधूरा कार्य बताता है कि विभाजन में यह काम अधूरा रह गया है। इसमें भी आपको अथवा करके प्रश्न दिया है, आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला कीजिए और आपको ये नहीं आता तो ये वाला कीजिए, जो भी आपकी समझ में आए वो कीजिएगा। प्रश्न है, पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय आकांक्षाएं स्वायत्तता की मांग एवं अलगाववादी आंदोलन से भी अधिक थी। उक्त कथन के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो यह तर्क इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक संरचना और संघर्ष का स्वरूप स्वायत्तता पर ही केंद्रित था। इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं कि राजनीतिक स्वायत्तता की ऐतिहासिक मांग नागा और मिजो विद्रोहियों के लिए स्वतंत्रता या पूर्ण स्वायत्तता की ही एकमात्र समाधान था। उनका मानना था कि भारतीय राज्य के साथ उनका एकीकरण जबरन हुआ था, इसलिए उनकी प्राथमिकता राजनीतिक संप्रभुता थी। अगला हेडिंग आप डाल सकते हैं विद्रोह और संघर्ष का मार्ग। तो कई आंदोलनों जैसे ये आंदोलन ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का अलगाववादी रास्ता चुना। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन आंदोलनों की धुरी राजनीतिक अलगाव ही था। आगे आप हेडिंग लिख सकते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर जोर। भारतीय संविधान के 6वें अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों की मांग यह दर्शाती है कि पूर्वोत्तर की मुख्यधारा की राजनीति प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त करने पर ही टिकी थी। फिर आप इसका निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में लिख देंगे कि पूर्वोत्तर की स्थिति को एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में देखना उचित है, जहां कुछ समुदायों के लिए स्वायत्तता और अलग देश की मांग प्राथमिक थी जो अलगाववाद से जुड़ी थी। वहीं व्यापक स्तर पर यह लड़ाई पहचान, गरिमा और समान विकास की थी। अतः यह कहना सही ही है कि स्वायत्तता की मांग केवल एक माध्यम थी, जबकि असली आकांक्षा अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखते हुए राष्ट्र का सम्मानजनक हिस्सा बने रहना था। अब एक प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है वो केस स्टडी वाला है, स्रोत पर आधारित है। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अनुच्छेद है
इंडोनेशिया के एक शहर बाडुंग में अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। बाडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के में नेहरू की महती भूमिका रही थी। तो ये तो आपने अनुच्छेद को पढ़ा। अब इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के समय स्वतंत्र विदेश संबंधों एवं शांति की नीति थी, स्पष्ट कीजिए। दूसरा इसमें है, बाडुंग सम्मेलन एशिया एवं अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का चरम बिंदु था, उल्लेख कीजिए। तो इसमें जो पहला क वाला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति, इसकी बात करते हैं। स्वतंत्र विदेश संबंध और शांति की बात करेंगे अगले उसमें। तो जी हाँ, यह जो नीति पूरी तरह से शांति और स्वतंत्रता पर केंद्रित थी। शीत युद्ध के समय जब विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के 2 गुटों में विभाजित था, तब भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनाया। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था तटस्थता, ना इसके साथ ना उसके साथ। तो अलग थलग पढ़ना ही सही था, अलग थलग पढ़ना नहीं था, बल्कि स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना था। भारत ने दोनों गुटों के बीच शांति दूत की भूमिका निभाई और यह सुनिश्चित किया कि नव स्वतंत्र देश किसी महाशक्ति के पिछलग्गू न बने। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है बाडुंग सम्मेलन के बारे में। तो भारत के बढ़ते संपर्कों का चरम बिंदु, बाडुंग सम्मेलन 1955 ने भारत को एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभारा। तो इससे क्या हुआ? एक तो हुआ 9 स्वतंत्र देशों से जुड़ाव। इस सम्मेलन ने उन देशों को एकजुट किया जो अभी हाल ही में उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे, मतलब आजाद हुए थे। दूसरा, पंचशील का वैश्विक प्रसार। भारत ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता दिलवाई। तीसरा इसमें हो जाएगा समता का स्वर। यह सम्मेलन इस बात का प्रतीक था कि एशिया और अफ्रीका के देश अब विश्व राजनीति में वस्तु नहीं बल्कि निर्णायक बनने की क्षमता रखते हैं। तो मित्रों, यह था यूके बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस सैंपल पेपर 2026 का पूरा समाधान, पूरा हल आपको इस वीडियो में मिला होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।